नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। और आज हम जो जीके की क्लास नंबर जो 6 है उसकी प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं। आज की जो वीडियो है मैं थोड़े समय बाद डाल रहा हूँ, एक हफ्ते में कोई वीडियो नहीं डाली है। रीज़न वो एक हफ्ते मैंने रेस्ट किया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, बहुत समय बाद थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है एक समय के बाद, वो लिया है सिंपल, और कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं जीके की हमारी क्लास को। तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ये हमारे जो एमटीएस पोस्टमैन बैच के जो क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हैं वही होते हैं, है ना। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठाकर डाल रहा हूँ, ऐसी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो हमारे देश की पार्लियामेंट है उसके दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है। हमारे संविधान में कुछ स्पेशल प्रावधान है कि अगर कोई कानून डेडलॉक सिचुएशन में आ जाता है तो कुछ स्पेशल सिचुएशन में लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है एक साथ बुलाई जाती है। ठीक है। अभी उसकी अध्यक्षता भी करनी होती है। जैसे हम देखते हैं कि पूरा पार्लियामेंट बैठा हुआ है, जहाँ पर एक पर्सन चेयर पर बैठा हुआ है ना, वो अध्यक्ष होते हैं। उनको लोकसभा में अध्यक्ष को स्पीकर बोला जाता है, राज्यसभा में उसको चेयरमैन बोला जाता है। ठीक है। तो जब ये दोनों साथ में बैठते हैं तब कौन इनकी जो इस चेयर पर कौन बैठता है, क्योंकि अगर सिर्फ लोकसभा है तो स्पीकर होंगे, राज्यसभा होगा तो चेयरमैन होंगे, जब साथ में होंगे तो कौन बैठेगा, तो बैठता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऐसा क्यों है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा क्यों बैठता है? क्योंकि स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अ इलेक्टेड मेंबर होता है, उसको चुना जाता है। ठीक है। जो राज्यसभा का मेंबर होता है, जो चेयरमैन होता है, उनको उसको चुना नहीं जाता। वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। जो सदस्य चुने जाते हैं उनके पास ज़्यादा पावर रहती है, इसीलिए लोकसभा के जो स्पीकर है वो जॉइंट सेशन को डील करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये कब बना था? ये एक्ट 2005 में बना था, लेकिन इसका जो प्रोविज़न है वो उससे पहले ही आ गया था। राजस्थान में एक लहर उठी थी उसके बाद ही, लेकिन एक्ट बनने में थोड़ा समय लगता ही है, तो उसके बाद बना था। ठीक है। तीसरा कि संस्कृति की जो संस्कृत हमारी भाषा है, संस्कृत भाषा, उसकी जो ग्रामर है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है पाणिनि ने। पाणिनि एक हमारे मतलब कि ये बहुत सिविलाइजेशन एशियंट समय की बात है। उस समय जो पाणिनि है इन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अच्छा, बाकी के भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो कालिदास है, कालिदास क्या है, वो ड्रामा लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। ठीक है। जो चार्क है, आपने कभी चार्क संहिता अगर पढ़ी हो तो चार्क संहिता में आयुर्वेदिक है। मतलब कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में, आपको एलर्जी हुई है, बुखार हुई है, आँखें की नज़र कम हो गई है, तो वो चरक संहिता आपको देखनी चाहिए। आर्यभट्ट वॉज अ साइंटिस्ट, वो भूगोल विज्ञानी थे आर्यभट्ट जी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा ऐसा मेटल सॉल्ट है जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव है, जिस पर जब लाइट पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो वो रिएक्ट करता है? तो दैट इज अ सिल्वर। ठीक है, दैट इज अ सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 5 कि मंगल पांडे जी किस जगह से संबंधित हैं जब उन्होंने रिवॉल्ट किया था? मंगल पांडे पर आमिर खान ने फिल्म भी बनाई हुई है, आपने कई बार रील्स में देखा होगा। तो मंगल पांडे उस समय क्या था कि मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने विरोध किया था ब्रिटिशर्स का। ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि जो ब्रिटिशर्स ने कारतूस, मतलब कि बंदूक होती थी पहले, बंदूक के अंदर मसाला भरना पड़ता था, है ना।
वो ऐसे आजकल की तरह बुलेट्स नहीं होती थी, मसाला भरना पड़ता था ऐसे, फिर मसाला भरकर उसमें ऐसे सीख सी, लोहे की सीख सी डालनी पड़ती थी। उस मसाले को जिस पुड़िया में वो बंद करके बेचते थे उसको मुंह से छीलना पड़ता था। तो भी ऐसा बोला जाता था कि वो जो उसके ऊपर गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है उसको सीलन से बचाने के लिए, तो इसलिए उस समय इंडिया में हिंदू और मुसलमान समाज साथ में रहता था। तो मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने बोला कि इस पर अगर गाय का मांस लगा है तो मैं इसको नहीं चलाऊंगा, और उसने विरोध कर दिया था, है ना। तो वो बैरकपुर कैंट में था, छावनी में था बैरकपुर में, जहां पर उसने ऐसा जो विरोध है वो किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि जो WHO है, WHO माने कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है गेनेवा में। ओके। गेनेवा कहाँ पर है, वो है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ पर है, वो है यूरोप में। स्विट्जरलैंड में ही बहुत से आपने देखा होगा कि स्विट्जरलैंड में बहुत से हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे की वजह क्या है। तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो स्विट्जरलैंड वाज द न्यूट्रल कंट्री, उन्होंने किसी भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बाकी के थोड़े से पोलराइजेशन की तरफ आ जाते हैं, कोई अमेरिका की तरफ, कोई रशिया की तरफ, है ना। तो इसीलिए ऐसी कंट्री को इसीलिए हेडक्वार्टर माना जाता है। अगर वर्ल्ड वॉर फिर से लग गया, सभी कंट्री पोलराइजेशन की तरफ चल गई, तो स्विट्जरलैंड में बी दी सेफ प्लेस। ठीक है। दैट इज गनेवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा, द फिनोमिना विच कॉज मिराज, आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि रेगिस्तान में एक पर्सन जहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर ऐसे, जहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो रिफ्रैक्शन होते होते कि एक पूरा एंगल ऐसे बन जाता है, जिसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से मिराज बनते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मिराज बनते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से मिराज बनते हैं। आप रेगिस्तान में गए, आपको पानी दिखाई दिया, वहां पर पानी नहीं है। आपको खूबसूरत अप्सरा दिखाई दी, वहां पर खूबसूरत अप्सरा नहीं है। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित, उनके पिछले जन्म से संबंधित बहुत सी जो कहानियां हैं वो प्रचलित हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको जातका स्टोरीज या जातका टेल्स बोला जाता है। ठीक है, जातक कहानियां। क्वेश्चन नंबर 9 हु डिफाइन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन। अभी ये पूरा सच तो नहीं है, न्यूटन वाज अ रजिस्टर्ड पर्सन जिसने ग्रेविटेशन को बताया था, लेकिन उससे पहले हमारे शास्त्रों में इसको बताया जा चुका है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से चेंज कर दिया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो जब मोदी जी इंडिया में आए उससे पहले 5 वर्षीय जो प्लान्स थे वो आते थे। मतलब कि प्लानिंग कमीशन हर 5 साल के लिए कुछ टारगेट सेट करती थी, और सरकार उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करती थी। जैसे इतनी हरियाली होनी चाहिए, इतनी गरीबी मिटनी चाहिए, इतना ये, मतलब कि ऐसे पैरामीटर सेट करती थी, है ना। तो उसके बाद मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन अभी आज के समय के लिए तर्कसंगत नहीं है, तो नीति आयोग, हम प्लानिंग कमीशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है दैट इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 कि जो रॉक कट टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो रॉक कट टेम्पल है वो है इल्लोरा केव्स में, जो कि है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अच्छा, रॉक कट टेम्पल की खास बात क्या है। नॉर्मली जो हम मंदिर बनाते हैं वो ऐसे ईंटों का, पत्थरों का बनाते हैं। हम भी जब मकान बनाते हैं तो छोटी छोटी ईंटें लगाते हैं, लेकिन रॉक कट टेम्पल ऐसा है कि उसमें किसी ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक बड़ी शिला को, पहाड़ को बस ऐसे ऐसे काट कर पूरा टेम्पल बनाया हुआ है।
कहीं पर भी जोड़ नहीं है उस मंदिर में। एक पूरे का पूरा पत्थर है जिसको छेनी थोड़े से, पता नहीं कौन सी टेक्निक थी वो, जो आज के समय में तो, आज के समय में भी वो इम्पॉसिबल लगती है कि उस समय कैसे बनाया होगा। ये रॉक कट टेम्पल की खास बात है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, तो दिस इज अ रॉक कट टेम्पल जी, ऐसे थोड़ा सा जमीन के नीचे है। ठीक है, आप देखिए, ये बड़ा पत्थर है जो आसपास आप देख रहे हैं, इसको काट कर एक कंप्लीट मंदिर बनाया है। ऐसा नहीं है कि इस, ये नहीं भैया, और फोटो दिखाता हूँ आपको नीचे से। ये देखिए, तो ये पूरा एक ही पत्थर है, ऐसा नहीं है जो हाथी अलग से लगाए गए हैं, जो ऊपर अलग से है, ऊपर अलग से है। जो पूरा जो पत्थर है एक ही पत्थर है, बस छनी थोड़ी से उसको बनाया गया है। नेक्स्ट है कि एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड, जी किसने बोला था? तो ये एलेक्जेंडर पोप ने बोला था। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर ऐसे क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की हॉर्न बिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड का जो कल्चरल फेस्टिवल है, ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 कि साइमन मिशन कमीशन इंडिया कब पहुंचा था? तो इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूके में एक लॉ, एक कानून पारित किया जिसको बोला जाता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, जब वो कानून पारित हुआ तो जो उस समय के लीडर थे इंडिया में, जैसे महात्मा गांधी जी, भगत सिंह या और कोई भी बहुत से लीडर थे, उन्होंने बोला कि ये ना इंसाफी है ब्रिटिशर्स की, कि ये कानून सही नहीं है ना। तो उसका विरोध हुआ, बहुत सारा विरोध बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो 1928 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया। कमीशन का मतलब होता है कि कुछ मेंबर होते हैं जो किसी बात पर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। साइमन कमीशन में भी कुछ मेंबर थे, लेकिन वो सभी ब्रिटिशर ही थे, उसमें से इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो भारत आया है। भारत तो बहुत से गोरे आते थे, वो अलग बात है, आज हम जाते हैं, पहले बहुत गोरे इधर आते थे, उनकी लाइफ इधर आकर बनती थी। उनके आने का विरोध नहीं हुआ, विरोध इस बात का हुआ था कि उसमें कोई इंडिया का पर्सन नहीं है ना। लेकिन फिर भी 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जो कि साइमन कमीशन ने जो भी रेकमेंड किया उसके बेसिस पर बना। और वो कानून, उसका मतलब कि अगर आप आज का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो 60 से 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी ही है ना। तो साइमन कमीशन ने वैसे अच्छा काम किया, वैसे उसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? वो है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपने इस क्लास को लाइक किया होगा। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और अगर आप इस बैच के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप एमटीएस और पोस्टमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फुल प्रिपरेशन के लिए सब कुछ आपको एक्सलेंट मिलेगा। पहली 6 डेमो क्लासेस देखने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कोई डाउट है तो नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।